तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग आखिरी पड़ाव पे है और आज होगा लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 90% पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर चुका है। आज पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। इलेक्ट्रिक करंट पिछले बार क्लास में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल टू I²RT जो पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका रियल लाइफ में यूज क्या है। हीटिंग इफेक्ट खराब नहीं होता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत जगह पर इफेक्टिव होता है, बहुत जगह पर अच्छा भी होता है हीटिंग इफेक्ट। जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस। हाँ मास्टर तुम तो प्रेस बोलते हो। ये है इलेक्ट्रिक ओवन जिसमें खाना गर्म किया जाता है, समोसे पेटीज ये सब होता है ना, गर्म करने वाला ओवन। ये ओवन है, ये इलेक्ट्रिक केटल है, दूध गर्म करने वाला। सर मैं तो इसमें मैगी बनाता हूँ। हाँ हॉस्टल वाले बच्चे मैगी ही बनाते हैं केटल में। तो इस सब में हीटिंग, ये सब किस चीज़ का बना हुआ था, ये सारे हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो हीट करने वाला प्रोडक्ट होता है, किस चीज़ से बना होता है। ये सब एलोए से बना होता है। ये सब किस चीज़ से बना होता है, ये सिर्फ एलोए से बना हुआ होता है। लोहे का एक प्रॉपर्टी, इस सब का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसका क्या होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी इसका क्या होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी। हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। हाई रेसिस्टिविटी क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर रेसिस्टिविटी हाई होगा तो हीट भी हाई होगा, अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। वो कैसे सर, तो क्या पढ़ा था शुरुआत में, याद करो शुरुआत के लेक्चर में क्या होता, रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू रो एल बाई ए। जितना रेसिस्टिविटी बढ़ेगा उतना R बढ़ेगा, तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हीट इक्वल टू I²RT। तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए, एलोए के हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। जितना ज़्यादा हीट करेगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि मेल्ट नहीं होना चाहिए जल्दी। नहीं तो पता चला कि केटल में दूध गर्म कर रहे हो, चाय बना रहे हो, केटल ही पिघल गया, पेटल मेल्ट हो गया, तो फिर पीते रहना मेल्ट। तो इसका रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए इसका, डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई एक चीज़ है, उसको हीट मिला O2 के इसमें, तो क्या हो गया, AO2 हो गया। जैसे हम लोग कॉपर देखे थे, Cu प्लस O2 क्या हो जाता है, Cu2 होता है, तो क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला कि O2 के संपर्क में हीट दी, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी होते हैं लोगों का। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ताकि ये पिघले नहीं। और डू नॉट ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ये हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया था, शायद 2020 में आया था CBSE में, देख लेना। बस यही तीनों पे, यही प्रॉपर्टी पे आया था। आगे चलो बढ़ते हैं। 2020 में आया था शायद, हाँ 2020 में ही आया था। एक ऐसे असर्शन रीजन करके था इसी पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे तो मैंने तुमको बता दिया था, इलेक्ट्रिक बल्ब। चलो आज बनाते हैं बल्ब बनाने की कोशिश करते हैं आज। कितना गंदा बल्ब बनाए हो मास्टर, कितना गंदा बल्ब बनाए हो मास्टर। ये क्या है, फिलामेंट किस चीज़ का होता है, टंगस्टन का होता है। ये किस चीज़ का होता है, टंगस्टन का। किस चीज़ का होता है, ये टंगस्टन का होता है। क्यों टंगस्टन का बहुत मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका,
हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन होता है। बल्ब का क्या है, बल्ब क्या करता है, बहुत सारे बताया था पिछले से, सारे लोगों को लगता है कि बल्ब लाइट देता है, लाइट नहीं देता है। बल्ब प्रोड्यूस हीट मोर देन लाइट, बल्ब प्रोड्यूस हीट मोर देन लाइट। हीट कितना प्रोड्यूस करता है, बल्ब हीट करता है 99% और लाइट ओनली 1% लाइट करता है। बल्ब क्या करता है, हीट 99% और लाइट 1% करता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका जो ये एनर्जी कंज्यूम करता है, बल्ब जो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी किस चीज़ में रिलीज करता है, हीट में 99% और लाइट में ओनली 1% रिलीज करता है। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज और सेफ्टी डिवाइस। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आप लोग ने, सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ होगा। चारों तरफ बोर्ड में जो रेड कलर का बढ़ता है उस क्या होता है, फ्यूज होता है। रेड कलर का जो बढ़ता है फ्यूज होता है। कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो आप लोग देखते होंगे कि फ्यूज नहीं जलता है। फ्यूज नहीं जलता है तो बोर्ड में लाइन नहीं आता है। बोर्ड में लाइन नहीं आता मतलब बोर्ड में करंट पास नहीं होता है। फ्यूज क्या आता है, फ्यूज यूज किया जाता है सेफ्टी डिवाइस के तौर पर। फ्यूज क्या क्यों यूज किया जाता है, सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। जब बहुत सारा करंट एक ही बार में आ जाता है, तो फ्यूज रोकता है एप्लियंसेस को खराब होने से। मान लीजिए आपके घर में टीवी है, टीवी चलता है, टीवी के चाहिए, टीवी कितने वोल्ट का होता है, कितने एम्पियर उसको करंट चाहिए, टीवी को मान लीजिए 5 एम्पियर करंट चाहिए। अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रांसफार्मर से आप लोग के घर वोल्टेज आया, अचानक टीवी के पास 5 एम्पियर चाहिए पर टीवी को अचानक से मिल गया 20 एम्पियर, तो टीवी लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टीवी पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। टीवी पर जब ज़्यादा लोड पड़ जाएगा तो टीवी जल जाएगा। टीवी जल जाएगा मतलब टीवी खराब हो जाता है। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे बचने के लिए टीवी से पहले टीवी को जहाँ से लाइन सप्लाई किया जाता है, जहाँ से करंट सप्लाई किया जाता है, उससे पहले एक फ्यूज लगा दिया जाता है कि अगर कभी टीवी के 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट कभी आ जाए, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ जाए, तो टीवी से पहुंचने से पहले फ्यूज उसे बंद कर दे, फ्यूज मेल्ट हो जाए, फ्यूज टूट जाए, ताकि करंट आगे पास ना कर जाए, फ्यूज के पास से ही सर्किट ब्रेक कर जाए। फ्यूज कैसे यूज करते हैं, फ्यूज क्या होता है पहले डिफिनेशन लिखे देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज टू प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा तो जल्दी मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, फ्यूज वायर टूट जाएगा। फ्यूज वायर आप लोगों ने देखा होगा, फ्यूज वायर ऐसा होता है। फ्यूज वायर किसी से बना होता है, फ्यूज वायर एल्युमिनियम से बना होता है, या फिर कॉपर से बना होता है, या लीड से बना होता है, आयरन से भी कभी बड़ा इंडस्ट्री में होता है, आयरन से भी बना होता है। तो फ्यूज यहीं से, अगर सर्किट यहाँ मान लो कोई जा रहा है, सर्किट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर तुम्हारा प्लेन से लगा तो यहाँ से करंट ज़्यादा अगर आई, इधर ज़्यादा हाई करंट यहाँ से पास किया तो ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा ताकि करंट पास ही नहीं करेगा। तभी हम लोग ये फ्यूज हम लोग को शॉर्ट सर्किट होने से बचा देता है। जैसे आइए समझाते हैं, समझाइए सर। ये क्या है, फ्यूज वायर। ये क्या है, फ्यूज वायर। ये क्या है, फ्यूज वायर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का टीवी है, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग का टीवी है, कोई भी टीवी है, फिर कोई भी अप्लायंसेस है, टीवी है। टीवी से पहले हम लोग एक क्या लगाते हैं, टीवी से पहले एक हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाते हैं। टीवी की कैपेसिटी है मान लीजिए 5.5 वोल्ट। टीवी की कैपेसिटी है 5.5 एम्पियर। 5.5 एम्पियर तक टीवी चल सकता है। तो अगर यहाँ से फ्यूज है, यहाँ से करंट आया, अगर 5.5 या उससे कम करंट आता है, 5.5 या उससे कम, तो टीवी चलेगा, टीवी अपना एकदम अच्छे से चलेगा। पर अगर कभी अचानक से अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, अगर यहाँ तक करंट पहुँचेगा टीवी तो खराब हो जाएगा, टीवी जल जाएगा, टीवी मेल्ट हो जाएगा, टीवी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम लोग यूज करते हैं फ्यूज। क्यों यूज करते हैं, फ्यूज इसलिए यूज करते हैं ज़्यादा करंट आए तो ये मेल्ट हो जाए। तो फ्यूज
कैसा फ्यूज लेंगे कि अगर ज़्यादा एम्पियर का ज़्यादा करंट आए तो फ्यूज यहाँ से मेल्ट हो जाए। ये जो वायर है फ्यूज में जो इसको अलाउ कर रहा है करंट पास कर रहा है वायर फ्यूज हो जाए। तो वायर जब टीवी तक 5.5 वोल्ट है तो मैक्सिमम यहाँ कितना लेंगे, मान लेंगे कि ये 6 वोल्ट का 6 एम्पियर का 6 एम्पियर तक बर्दाश्त करने वाला यहाँ पर फ्यूज वायर लगा देंगे। अगर 6 एम्पियर तक करंट आता है, 6 एम्पियर का करंट आया तो फ्यूज से पार करेगा क्योंकि 5.5 है, थोड़ा बहुत ये मैनेज कर ही लेगा। पर अगर 6 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज़्यादा आया तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो जाएगा? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई है। रेसिस्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस हाई मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो जाएगा तो आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो हमारे टीवी जलने से और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। फ्यूज वायर हमेशा कहाँ होता है? फ्यूज वायर कैसा होता है? हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है। फ्यूज वायर हमेशा सीरीज में, फ्यूज वायर ऑलवेज सीरीज में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। अप्लायंसेस के साथ विथ अप्लायंस, टीवी, फ्रिज, घर में कोई भी डिवाइस है उसके साथ फ्यूज वायर किस चीज़ में होना चाहिए? फ्यूज वायर किस चीज़ में होना चाहिए? फ्यूज वायर सीरीज में होना चाहिए ताकि करंट पास करे। पैरेलल में हो जाएगा तो करंट तो डिवाइड ही हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए सीरीज में लगाए जाते हैं। फ्यूज वायर का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। फ्यूज वायर क्या होना चाहिए? फ्यूज वायर क्या होना चाहिए? हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। हाई रेसिस्टिविटी क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाई रेसिस्टिविटी होगा, रेसिस्टिविटी अगर हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। हीट ज़्यादा होगा तो मेल्ट करेगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हीट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा तो तार पिघल जाएगा। नहीं तो पता चले लो, अगर मेल्टिंग पॉइंट उसमें क्या था, जो गर्म करने वाला हीटर था, आयरन था, उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि जितना ज़्यादा हाई मेल्ट नहीं करेगा तो हीट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई कर देंगे तो क्या होगा? ये पिघलेगा ही नहीं। अगर ये पिघलेगा नहीं तो करंट कितना भी आए, ठिसक्याँ 10 एम्पियर है तुम भी जा, 20 एम्पियर है तू भी जा, 50 एम्पियर है तू भी जा, किसी को तो रोकेगा? जब मेल्ट ही नहीं होगा तो सर्किट ब्रेक ही नहीं होगा। सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो सारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पर सीबीएसई में 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक ही साल में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना नोट करो, तब तक दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन आया होता सीबीएसई 2023 में। पहला क्वेश्चन है मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस शुड हैव, क्या होना चाहिए? मटेरियल मेकिंग हीटिंग एलिमेंट में डिवाइस में क्या कौन सा चीज़ यूज होना चाहिए? तो हीटिंग एलिमेंट 2 चीज़ बताया मैंने। एक हीटिंग एलिमेंट बताया, हीटिंग अप्लायंस बताया, और एक बताया फ्यूज। तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? रेसिस्टिविटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और डू नॉट ऑक्सीडाइज, 3 चीज़ बताया। और फ्यूज में क्या बताया? रेसिस्टिविटी तो हाई होना चाहिए पर मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। याद रखना, फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। रेसिस्टिविटी दोनों में हाई होना चाहिए, पर फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो ये क्या हीटिंग एलिमेंट में पूछा है, तो हीटिंग एलिमेंट में क्या होना चाहिए? रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। तो कौन सा? पहला ऑप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, रेसिस्टिविटी भी हाई है। पर यही अगर फ्यूज रहता तो ऑप्शन बी रहता। वहाँ पर हीटिंग एलिमेंट की जगह फ्यूज दिया रहता तो ऑप्शन बी होता है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए फ्यूज में, लेकिन हीटिंग एलिमेंट का दिया है तो ऑप्शन ए होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। और अगला देखते हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। क्या है? एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट। किलोवाट मतलब ये क्या है? किलोवाट में है तो इसका मतलब ये पावर है। ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दिया भी है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज, और दिया हुआ है कि एक 1 किलोवाट पावर का एक इलेक्ट्रिक केटल है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो बताइए कि उसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कितने
एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे? तो एम्पियर फ्यूज क्या होता है कि वो प्रोडक्ट है जो ये इलेक्ट्रिक केटल, ये कितना, इसका करंट कितना है, इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना है, पहले इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट इसका आएगा उससे कम का ही फ्यूज लगेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट उसका कम का ही फ्यूज। इसमें ऑप्शन है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो इसमें देख लेते, आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट। पावर दिया है 1 किलोवाट। पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट। और वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो इसमें आई निकालना है, आई हम लोग को करंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पावाई 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 पावाई। कौन सा निकाल देंगे? P इक्वल टू V इंटू आई। P हमेशा यहाँ पर P पावर क्या रहता है? पावर वाट में रहता है। यहाँ पर पावर क्या है? किलोवाट में है। तो किलोवाट में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू वोल्ट कितना है? 220 इंटू आई। 1 0 से 1 0 गया, आई कितना हुआ? आई बराबर 100/22, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 50/11। 11 से 11 चौक 44, 6, 11 5 55, 11 5 55, कितना आया? 4.5 एम्पियर। पावर कितना आया? कितना आया इसका एम्पियर? करंट कितना इसमें फ्लो करेगा? कितने फ्लो पे ऑपरेट करेगा? 4.55 एम्पियर, मतलब 4.5 एम्पियर। तो फ्यूज क्या होना चाहिए? फ्यूज इससे कम ही होना चाहिए। फ्यूज क्या होना चाहिए? फ्यूज क्या होना चाहिए? इससे जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। फ्यूज क्या होना चाहिए? इसे जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। 4.5 तक ठीक है, इतना 4.5 इतना तक वो इलेक्ट्रिक केटल चलेगा। पर इससे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा हुआ, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। ज़्यादा भी होगा, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो वो कैपेबल है उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो इसका 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होना है। 4.5 का फ्यूज होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। 4.5 या उससे ज़्यादा। तो ऑप्शन क्या है? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है? 5 है। 4.5 से थोड़ा सा 5 है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ गया? सही है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग का समाप्त होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त होता है। और छोटी छोटी चीज़ें बच गई हैं कि वो सब तो तुम कर नहीं लोगे। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करेंट 1 एम्पियर, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 ओम, ये सब कर लोगे? नहीं कर पाओगे? अच्छा चलो ठीक है, ये नोट करो। तब तक चलो अभी बता देते हैं, लास्ट पॉइंट है। चलो लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करेंट 1 एम्पियर, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर 1 वाट। अच्छा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, QT। हाँ सर याद आ गया, बहुत दिनों बाद ये फॉर्मूला लाए हो आप। Q इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा Q/T। I यहाँ से हो जाएगा Q/T। तो 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो अगर I की जगह हम लोग 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर कैसे आएगा? इसको भी 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे। तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड, दोनों 1 1 कर देंगे तो 1/1 ये 1 एम्पियर है। इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? When 1 coulomb of charge is flowing through a device in 1 second, then the current flowing through that conductor is said to be 1 एम्पियर। समझ में आया? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो जो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, W इक्वल टू क्यू भी, पोटेंशियल डिफरेंस करना। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हो जाएगा? W/Q, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मान लो 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो इसको भी 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 1 जूल 1 कूलम चार्ज कर देंगे, 1 जूल ये कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका डिफिनेशन क्या है? व्हेन
1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving a one potential difference का डिफिनेशन याद करो क्या होता था, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge, then the potential difference across the end of 2 point is said to be 1 volt. When, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से बार बार बता रहा हूँ, सुनो, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge between the 2 point, one point to another point, then the potential difference between 2 point is said to be 1 volt. अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 1 जूल वर्क होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के जो बीच में आएगा उसको कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा. अब क्या होता है, ओम्स लॉ 1 ओम पूछा है रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर, क्या पूछा है रेजिस्टेंस 1 ओम, R इक्वल टू V बाई आई. आर 1 कैसे होगा, R मान लो 1 ओम करना है तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर. इसको कैसे डिफाइन करें, when 1 ampere of current is passing through the conductor, when 1 ampere of current is passing through the conductor on applying a 1 volt, on applying the 1 volt potential difference, then it is said to be 1 ohm, then it is said to be 1 volt. जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर, उसी को क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे. समझ में आ गया, चीज़ें आसान है, इंग्लिश अपने से लिख लेना. आगे 1 वाट पावर आई, P इक्वल टू वी आई, तो P को मान लो 1 वाट, P हो गया 1 वाट. ये कैसे आएगा, इसको भी 1 वोल्ट कर देते हैं, इसको 1 एम्पियर कर देते हैं, इसको 1 वोल्ट कर देते हैं, इसको 1 एम्पियर कर दे. तो इसका डिफिनेशन क्या जाएगा, when 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग अ 1 पोटेंशियल वोल्ट इज सेड टू बी 1 वाट. when 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन इट इज सेड टू बी 1 वाट. यहाँ पर हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है. चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, लगभग 10 और 11-12 लेक्चर हुए होंगे टोटल. अच्छे से पूरे शिद्दत से पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़े. हंसी मजाक करते करते अच्छे से सारे कंसेप्ट, सीबीएसई का लगभग इसमें 40-50 क्वेश्चन मैंने सीबीएसई का कराया था, अपने से भी, उससे बाहर से भी क्वेश्चन कराया हुआ था. सारे क्वेश्चन, सारे डिफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है. यहाँ पर हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है. और जाइए आप लोग अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए. अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद.